अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और यूट्यूब के साथियों। आपके साथ एक नई वीडियो में हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये जापान से के इमिग्रेशन के मुतालिक वीडियो है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपने जापान की इमिग्रेशन कैसे क्लियर करनी है। क्योंकि प्रीवियस वीडियो जो आपको लिंक के ऊपर नज़र आ जाएगी राइट साइड पे, उसमें आपको जापान वीज़े की पूरी डिटेल मैंने बताई थी और विजुअल्स के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जब आपका जापान का वीज़ा लग जाएगा और आप ट्रैवलिंग करके इंशाल्लाह जापान पहुंचेंगे, तो पहला स्टेप आपका होगा इमिग्रेशन क्लियर करने का। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसान तरीके से इसमें समझा सकूं। तो जैसे ही आपका वीज़ा लगेगा तो जापान एम्बेसी आपको ये एक ऐप दे देगी जिसे कहते हैं डिजिटल जापान वेब। तो इसमें जाके आपने अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर था, तो मैंने कहा आप लोगों को शो कर देता हूँ। तो ये एक यहाँ से खुल जाएगा, मेरा ऑलरेडी था। तो यहाँ पे आपने अकाउंट बनाना है, ईमेल के थ्रू पासवर्ड डालना है और ये एक आपका ऐप खुल जाएगा। अब इसमें आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, जैसे मैंने रजिस्टर किया। जो जो स्टेप ये फॉलो करेगा आपने करना है। जिसने इसने कहा डू यू हैव पासपोर्ट इशू बाय द जापानीज गवर्नमेंट, मैंने कहा नो। डू यू लिव इन जापान और विल एंटर जापान विद स्पेशल री एंट्री परमिशन, मैंने कहा नो। देन इसने कहा कि आप ये यूज़ करेंगे QR कोड टैक्स फ्री, मैंने उस वक्त येस किया था, मगर ये कोई फ़ायदा नहीं हुआ था मुझे, क्योंकि जापान में हर शय पे टैक्स होता है, मगर टूरिस्ट पे कहते हैं टैक्स रिटर्न होता है, मगर कुछ शॉप्स हैं। तो अब ये इसने मेरी डिटेल जो सब आती हैं ये आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरह से मेरी डिटेल्स आ गई। और अब मैं इसको जब रजिस्टर पे गया था तो इसने कहा आप अपना वीज़ा रिक्वायरमेंट चेक करें। मैंने कहता डू यू हैव वीज़ा। जो आप शुरू में करेंगे तो ये आपसे सारी चीज़ें मांगेगा, तो मैं इसलिए आप लोगों को दोबारा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो जैसे इसने मुझे कहा इफ़ यू हैव अ वैलिड वीज़ा यू कैन अ कॉपी फॉर दिस वीज़ा, मैंने कहा बैक टू होम। तो अब ये इसने मुझे बताया ओके। फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये आपको एक QR कोड दे देगा। QR कोड जो है वो आपका बेसिकली वहाँ पर एंटर होगा। अच्छा, आपके साथ अगर कोई फैमिली मेम्बर जा रहा है तो आपने फैमिली मेम्बर की भी डिटेल डाल देनी है। मेरे पास फैमिली में कोई नहीं था और आपने ये यहाँ पर पूरी इसकी डिटेल डालनी है कि भाई मैं जा रहा हूँ और इस तरह है। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब ये ऐप शायद इसलिए भी काम नहीं करी कि मैं विज़िट कर चुका हूँ। खैर मैं भी फिर भी ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे पूरा इसने एक रजिस्टर न्यू प्लान और री एंट्री और समथिंग इसने मुझे दे दिया है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो QR कोड खुल जाए, मगर वो QR कोड इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि शायद मेरा ट्रिप हो गया है। तो अब मैं दोबारा से ट्रिप को एंटर करता हूँ, मैं क्योंकि मैं रजिस्टर तो हुआ हूँ। तो मैं अब न्यू प्लान ट्रिप एंटर करता हूँ कि मैं भाई आ रहा हूँ ये दोबारा। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन विदाउट कॉपीइंग डिटेल, ओके मैंने प्रोसेशन किया। आप भी कर सकते हैं। ये मांग रहा है ट्रिप नेम, मैं दे देता हूँ इसको ट्रिप 23-24। देन अराइवल डेट ये मांगेगा आपसे कि आपने किस तारीख को आप आ रहे हैं, तो आप डाल दें 13 फरवरी की डेट। एंड देन पॉइंट ऑफ इमिग्रेशन है कि कौन सी आखिरी आपने इमिग्रेशन या कस्टम की है, तो मैं समझे मैं कुआलालंपुर डालता हूँ यहाँ पे। तो कुआलालंपुर आएगा। एयरलाइन और कंपनी नेम आपने डालना है। लेट सपोज मैं यहाँ पे सारी एयरलाइंस आ जाएंगी, तो मैं लेट सपोज जिससे मैं गया था एयर चाइना से मैं गया था, तो मैं एयर चाइना ही दोबारा डालता हूँ क्योंकि मुझे उसका कोड और वो सब कुछ पता है। तो देखना पड़ेगा एयर चाइना कहाँ है। चाइना एयर, एयर चाइना, एयर चाइना, एयर एयर चाइना को हमें देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी करनी पड़ती हैं हमें। एयर चाइना का कोड मैं भूल गया हूँ, शायद उसका कोड था CN है या क्या था। जो उसका कोड है वो कोड के थ्रू आएगा, एयर चाइना ऐसे नहीं आएगी। तो मेरे पास अभी टिकट पड़ी नहीं है। खैर मैं फिर भी ये डाल देता हूँ एयर चाइना C है। देखा मेरे पास C है, ये आ गया। अब फ्लाइट नंबर मैं जिससे गया था मैं 927 डाल दूँ कि मैं ओसाका गया था। अब मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। मैंने इसको नेक्स्ट किया, इसने फिर मुझसे और डिटेल मांगना शुरू कर दी, ये सारी डिटेल ये मांगना शुरू कर दी। तो मैं वन बाय वन कोशिश करता हूँ इसको भरता हूँ। जैसे मैं पढ़ता हूँ 8730 प्रीफेक्चर ही मांगेगा। आप कहाँ जा रहे हैं, हम कुछ भी डाल देते हैं, आई चिकन डाल रहे हैं आपने, मगर इसका डालना है आई प्रीफेक्चर। प्रीफेक्चर का मतलब वहाँ पर ये कि मोहल्ला कौन सा है।
अब देखें ये सिटी मांगेगा, हम CGB ICC डाल देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे एड्रेस, अच्छा होटल की डिटेल मांगेगा, मैं ये ओसाका टोमाटो होटल डाल देता हूँ, ठीक है। इसने कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, मैंने कहा कंफर्म डिटेल, एंट्री डिटेल, ओके। मैंने कहा नो थैंक्स, मगर इसने कहा कि कंफर्म द एंट्री डिटेल, पोस्टल कोड जो है वो गलत है। तो आपने पोस्टल कोड को ढूंढ के डालना है। तो मैं देखता हूँ पोस्टल कोड क्या था जापान का, मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या था। शायद ये था, क्योंकि वो आपने पोस्टल कोड को डालना पड़ेगा। हम पोस्टल कोड देख लेते हैं आईची का, यहाँ से पोस्टल कोड इन जापान 150036, 150036 36। ओके, प्लीज एंटर 7 डिजिट्स। ओके 7 डिजिट्स तो नहीं आ रहा है, 7 डिजिट्स आ रहे हैं, 15000036, 15000036, ये आ गया आईची केन का। और इसने कंफर्म डिटेल की, ये देखें अब पूरी डिटेल आपकी यहाँ पे आ गई। इसके साथ उसने कहा कि रजिस्टर प्लान करो, हमने रजिस्टर प्लान कर दिया। और अब आ गया के टू एंट्री प्रोसीजर पे। तो एंट्री प्रोसीजर के लिए ये देखें, अब इसने क्या किया, इसने आपको एप्लीकेंट कर दिया। अब ये देखें, अब ये लिंक वीज़ा करता है, कहता है आपने लिंक वीज़ा करना है, एंटर द इशू नंबर एंड प्रेस ऑब्टेन वीज़ा, ठीक है। तो अब मुझे वीज़ा का नंबर डालना पड़ेगा, हालांकि मेरा वीज़ा तो एक्सपायर हो गया, ठीक है। फिर मैं डाल देता हूँ ऑब्टेन वीज़ा डिटेल, कुड नॉट फाइंड योर वीज़ा डिटेल, एंटर इशू नंबर क्लिक दैट द इशू नंबर इज करेक्ट, ठीक है। ये इसने एक इशू दी है कि मेरा ट्रिप हो चुका है। अच्छा, अब मैं आपको वो कोड दिखाना चाह रहा था जो कोड वहाँ पे वो लोग मांगते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो गया, इस वजह से वो उसको नहीं कर रहा। मगर अब ये मैं देखता हूँ कि कोड शायद आ जाए, अभी देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इमिग्रेशन और क्लियर कस्टम का कोड होता है, एक कोड है ये। आपको आपने इसको पूरा फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, जहाँ से मैं आ रहा था और जहाँ को मैं जा रहा था, जिस तरह भी था, UMP विलेज और 23। देखिए ये सारी चीज़ें उसने खुद उठा ली, फिर मैंने नेक्स्ट किया। अच्छा देखिए, ये सारा उसने खुद डिटेल उठा ली जो मैंने पहले डाली थी। ये सारी डिटेल फर्जी ही हैं। हमारा टूरिज़्म पर्पस है, ड्यूरेशन हमारा कितना है, ड्यूरेशन स्टे इन ईयर्स, और नो ये हमारा स्टे टूरिज़्म नहीं है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे डालना है 9 डेज़, क्योंकि ये दूसरों के लिए है जो परमानेंट के लिए जा रहे हैं। अब ये देखें, ये बच रहा है अभी रिपोर्टेड नो, आपने सबको नो करना है, नो नो और नो, क्योंकि हम आप ना रिपोर्ट हुए हैं ना कुछ हुआ है। और ये देखें, ये कह रहा है, अब ये पूछ रहा है कस्टम वाला कि भाई कुछ है, हम इसको भी नो करेंगे। और मैं फिर आपको बताता हूँ बाद में कि क्या है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन। हम इसको नो नो कर रहे हैं। ये सुवेनियर वेनियर सब पूछेगा, मैं आपको भी कंफर्म करता हूँ। मैं भी सिर्फ आपको एक QR कोड दिखाना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और बाद में ये चीज़ें चेंज भी जाती हैं। अब अगर आपने इसमें पासपोर्ट भी स्कैन करना होता है, ये देखिए तकरीबन बहुत सी चीज़ें पूछता है ये। आपने इसको पढ़ के फिर आपने इसको नो या यस करना है, क्योंकि इनकी कस्टम बहुत सख्त है। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखें मैंने डाल दी, सब कुछ डाल दिया। अब ये मुझे कहेगा यस यस, मैं कहता हूँ यस यस अबव, रजिस्टर करो मुझे। उसने कहा ठीक है, बैक टू रिटर्न प्रोसीजर। अब ये मुझे QR कोड दे देगा, ये आ गया QR कोड, ये देखिए ये आ गया QR कोड। ये है इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस का, ये है इमिग्रेशन का QR कोड। और जब आप बैक टू रिटर्न प्रोसीजर पे जाएंगे तो आपका यहाँ पे ये confirm and the content of the declaration agree and space approval, आपका ये QR कोड आ जाएगा। और ये QR कोड आपको कब काम देगा, जब आप वहाँ पर एंटर हो रहे होंगे, कहाँ पे, जापान के अंदर। तो ये QR कोड अब मैंने एक ही कर दिया, पहले 2 थे जब मैं जा रहा था। ये QR कोड जो अब इमिग्रेशन वाला लगाएगा तो वो आपकी फौरी डिटेल चेक कर लेगा सारी के वीज़े के साथ जो कनेक्टेड होगी।
तो वीज़ा जो कनेक्टेड होगी वो फ़ौरन आपसे फिर सवालात पूछेगा, आपसे सवाल पूछेगा कि पहली बार आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं। अगर आप दूसरी बार जा रहे हैं तो कोई इशू नहीं होगा आपके साथ। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो वो आपसे सबसे पहले इटिनरी पूछेगा कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, और आपने याद रखनी है इटिनरी को। और कोशिश करें कि हैंड रिटन इटिनरी बना लें और उसको दिखा दें, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ इसने इटिनरी में काम किया हुआ है। दूसरा ये कि एक और अच्छा स्टेप था जो मैंने लिया था, यूट्यूब के कुछ वो थे लोग, उनसे उन्होंने इटिनरी इस तरह बनाई थी कि मैं इस स्टॉप से इस स्टॉप पे जाऊंगा और यहाँ पहुंचूंगा, इस स्टॉप से यहाँ। इस तरह नहीं कि मैं टैक्सी में जाऊंगा, क्योंकि टूरिस्ट अगर ज़्यादातर टैक्सी इस्तेमाल नहीं करता, और जापान की टैक्सी बहुत महंगी है। मिनिमम 3-4 किलोमीटर के लिए आपको 4-5 हज़ार पाकिस्तानी देने पड़ते हैं, तो बहुत महंगी ज़्यादा है टैक्सी। तो ज़्यादातर लोग मेट्रो इस्तेमाल करते हैं, सबवे इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए कार्ड आता है जो मैंने आपको बताया, कुका कार्ड, तो उसके थ्रू वो ट्रेवल करते हैं। तो उसके लिए आपको स्टेशन से स्टेशन याद करना है। जैसे कि अगर आपने ओसाका कैसल जाना है तो आप जा रहे हैं शिन ओसाका से, तो शिन ओसाका से शिन शिन कीना तक आपने उतरना है, फिर वहाँ से आपने वॉक करके जाना है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो ये आप जब उसको बताएंगे या इंटेनरी में लिखा होगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ इसने वर्क करके आया है। और आपने ये चीज़ें थोड़ी सी याद भी करनी है कि ओसाका कैसल जाऊँगा, हिस्ट्री म्यूजियम ओसाका जाऊँगा, शिंजू जाऊँगा, हेनोजी जाऊँगा, टेनोजी जाऊँगा। तो ये सब आपने उसको बताना है। ये सब बताएंगे तो उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर वो आपसे ज़्यादा सवालात नहीं पूछेगा। अदरवाइज वो फिर आपको एक बैकवर्ड नेगेटिव में ले जाएगा, और उनकी नेगेटिविटी का मतलब ये है कि आपकी रिपोर्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। जापान का वीज़ा लगना बहुत आसान है, मगर जापान की इमिग्रेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मीन एक कंसर्न होती है, ख़ास तौर पे हम अनडेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम सब के लिए मोस्टली। तो उसको आपने ये शो करना है कि और दूसरी चीज़ ये कि आपने एक और कोशिश करनी है कि अगर आप जब जापान जाएं तो आप टोक्यो नरिता को चूज़ ना करें। आप कोशिश करें कि टोक्यो में हनिदान एयरपोर्ट है उसको चूज़ करें। और मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि आप टोक्यो को चूज़ ना करें, आप ओसाका जाएं। ओसाका में है कांसाई एयरपोर्ट, उसकी इमिग्रेशन आसान है, जहाँ मैं गया था। उसके अलावा आपने अगर जाना है आप कोयोटो चले जाएं, कोयोटो ओसाका से करीब ही है। और अगर आपने यहाँ भी नहीं जाना तो आप जो है वो हिरोशिमा चले जाएं या सपोरो चले जाएं। ये सब एयरपोर्ट हैं जापान के। वहाँ की इमिग्रेशन टोक्यो की इमिग्रेशन के मुकाबले में नरम है, तो आपका चांसेस ऑफ डिपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। मतलब आपके वो सवालात कम पूछेगा। मगर नरीता पे ये लोग बहुत सवाल पूछते हैं, स्पेशली कि आपका व्हाट्सएप भी चेक कर लेंगे अगर उनको थोड़ा सा शक होता है तो, आपका फेसबुक भी चेक कर लेंगे। तो ये लोगों के साथ केस हुए हैं। और अभी रिसेंटली मैं मलेशिया में बैठा हुआ, इस वक्त जो वीडियो बना रहा हूँ ये वाली, तो इसके साथ ये भी हुआ एक दफ़ा कि अभी मेरा दोस्त बता रहा है वो कोरिया से जा रहा था, तो उसको इस तरह डिपोर्ट किया कि कोई मैसेज था, उसने घर में बताया नहीं था कि मैं जापान जा रहा हूँ। तो उन्होंने उसको इस शक में ले लिया कि आप यहाँ पर आके स्किप हो जाएंगे। तो ये चीज़ों का आपने ख्याल रखना है इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए। तो ये अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपकी इमिग्रेशन इंशाल्लाह ताला मजीद सक्सेसफुल रेट आपका हो जाएगा। जो मैंने लोगों को भी देखा, मैंने खुद भी किया, और एक दो लोगों को मैंने बताया उनका भी हुआ। तो आपने ये 3-4 स्टेप आपने फॉलो करने कि आपने टोक्यो नरीता या टोक्यो हनीदा पे लैंड नहीं करना। आप वहाँ से उड़ सकें, कोई मसला नहीं है। आप आए ओसाका उतरें, आप कोयोटो उतरें, आप सपोरो उतरें, आप नागासाकी या हिरोशिमा उतरें। ये हो गई बात इमिग्रेशन क्लियरेंस की। उसके बाद आपकी कस्टम आएगी। कस्टम यहाँ की बहुत सख्त है। ये जो जितना भी फॉर्म भरा है आपने इसको पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, सोना, सोवेनियर्स, गिफ्ट, सिगरेट्स, एवरीथिंग। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब भी उसने मेरा पूरा बैग खुलवाया था। और उनकी कस्टम बहुत सख्त होती है, बहुत ज़्यादा सख्त होती है। जैसे ही आप उसको एक कार्ड देंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो फ़ौरन आपको कहेगा खोल ले सामान। और वो बहुत देर से डिटेल से एक चीज़ करके खोलेगा। तो ये आपने हमेशा ख्याल रखना है, जो चीज़ आप लेके जा रहे हैं आप उसको डिक्लेयर करें कि मैं कुछ लेके जा रहा हूँ। सोना हो गया, स्पेशली सोने पे वो बहुत सवालात करते हैं। सोना हो गया, या आपके सिगरेट्स हो गए, या कोई ऐसी चीज़ है जो खाने पीने की आप लेके जा रहे हैं कि मैं टूरिस्ट हूँ और मैं, वो उस पर सवालात आपसे पूछेंगे। तो कोशिश करें कि वहीं से लें, क्योंकि थोड़ा सा महंगा पड़ता है। मगर ये है कि आप सेफ साइड की तरफ चले जाते हैं। मगर ये है कि उसने जब मेरा बैग खुलवाया तो उसका दूसरा ऑफिसर आके उसने मेरा पूरा बैग पैक करा के मुझे एग्ज़िट भी कराया। तो ये उनकी बड़ी एक अच्छी बात है। और हँसते रहते हैं वो लोग, बिल्कुल सीरियस चीज़ों को नहीं लेते कि उनको इंग्लिश आती नहीं है। तो आप जब इंग्लिश बोलोगे वो हँसने लग जाएगा, फिर वो आपके साथ जब बोलेगा तो आप हँसने लग जाएंगे। तो हँसी हँसी में जो है इंसान को वो क्या कहते हैं, मीठी छुरी हैं सारे। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है, और इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपकी इमिग्रेशन और आपका कस्टम क्लियर हो जाएगा।
और आपने विजिट जापान वेब की जो है ये इस पे आपने ज़रूर रजिस्टर होना है, क्योंकि आप इस पे रजिस्टर होंगे तो आप फिर वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। बहुत से लोग नहीं बनाते हैं अकाउंट, तो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, वो फॉर्म देते हैं, वो पढ़ता है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि उसके पास सारी डिटेल आ जाती है और वो सवाल सवाल आपसे स्टार्ट करता है। और दूसरा ये कि आपने रिटर्न टिकट करा के जानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और कुछ टूर बुक्स करा लें, जापान में कोई भी आपसे एडवांस पैसे नहीं लेगा टूर के। आपने सिर्फ ईमेल करनी है, आपकी बुकिंग हो जाएगी, बुकिंग का प्रिंट निकालें और उनके सामने रख दें। मैं करा के गया था और मैंने ट्रेवल इंश्योरेंस भी कराई थी, मगर उसने मांगी नहीं थी, तो मेरी ट्रेवल इंश्योरेंस ऐसी आ गई। बस ये था कि मैंने करा ली थी 2000-1500 की ट्रेवल इंश्योरेंस। तो जिस भाई ने ट्रेवल इंश्योरेंस करानी हो इंटरनेशनली, वो लिंक में जो क्या कहते हैं कमेंट्स कर दे, तो मैं आपको उनका एड्रेस सेंड कर दूंगा जिनसे मैंने ट्रेवल इंश्योरेंस कराई थी। तो और कोई आपको सवाल हो तो काइंडली आप इसके अंदर कमेंट्स कर दें, तो मैं आपको वन शॉट रिप्लाई कर दूंगा। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब भाइयों से कि काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वॉच किया करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे और प्लान करेंगे टूरिज़्म के लिए। और सब्सक्राइब कर दें चैनल को और अपने सर्कल में भी इसको स्प्रेड कर दें। बहुत शुक्रिया।